नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं केसीसी एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो दोस्तों आपको पता ही है हम मानव भूगोल 12th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो दोस्तों हमने सारी की सारी चीजें समझ ली थी और आज हम आपको समझाने वाले हैं वीडियो का लास्ट पार्ट और चैप्टर का भी लास्ट पार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा चैप्टर है। ये 12वीं कक्षा की पहली किताब है हमारी। तो दोस्तों हम ये न्यू सिलेबस आपको अटेम्प्ट करा रहे हैं 2020 और 2021 के जो एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है उसके आधार पर। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए, और हमने न्यू सिलेबस भी आपको दे रखा है, तो आप वहां से न्यू सिलेबस भी देख सकते हैं, क्योंकि हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक आपको बताया कि जनसंख्या वितरण कैसे है, और जनसंख्या वितरण के साथ मैंने बताया कि वो कैसे कैसे हमारा असमान वितरित है। इसके साथ जनसंख्या घनत्व, और जनसंख्या घनत्व के आधार पे हम पूरे विश्व को 3 आधारों पे हम बांट सकते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हमने आपको बताया दोस्तों। चलिए दोस्तों, और इसके साथ साथ हमने जनसंख्या वृद्धि को भी आपको बताया, वो कैसे हमारी होती है। और इसके साथ साथ हमने आपको मैपिंग भी कराई इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैपिंग थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी की सारी मैपिंग और वो सारा का सारा यूनिट समझ में आया होगा। इसके साथ साथ आज ये चैप्टर का लास्ट है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए कि जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत एक ऐसा हमारा मॉडल है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारे विश्व की जनसंख्या है वो किस प्रकार से बढ़ती हुई आई है। और इसको विद्वानों ने या भूगोल वेत्ताओं ने प्रमुख 5 भागों में बांटा है, लेकिन क्योंकि आपकी 12th क्लास में सिर्फ 3 आपको चरण दे रखे हैं, तो आपको इसकी 3 अवस्थाएं पढ़नी है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। दोस्तों इसके आधार पे हम पूरे विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की जो अवधि रही है, जो समय रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं प्रथम अवस्था। ये प्रथम अवस्था क्या है? तो इसके अंदर उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर होती है, यानी कि अधिक ही लोग मरते हैं और अधिक ही लोग जन्म भी लेते हैं। इसके साथ साथ जहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, वहां पर जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो सामान्य वृद्धि होगी, है ना। वहां पर जनसंख्या की सामान्य वृद्धि होगी। ऐसे क्या कारण थे कि उस समय पे उच्च ही जन्म दर था, उच्च ही मृत्यु दर था, जिसके कारण हमारा सामान्य जनसंख्या वृद्धि हुई। तो दोस्तों सबसे पहला महामारी, बीमारियां, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अशिक्षा, आपदाएं, निम्न जीवन प्रत्याशा दर। इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लोग जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण हमारा मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि विभिन्न प्रकार की महामारी और बीमारियों की चपेट में आके लोगों की मृत्यु लगातार बढ़ती जाती थी। इसीलिए यहाँ पर जो मृत्यु दर थी वो हमारी अधिक थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो जन्म दर है वो भी हमारा अधिक थी, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे और लोग शिक्षित भी नहीं थे, अशिक्षा थी, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं था और कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए ये अवस्था के अंदर हमारा जनसंख्या इस प्रकार की थी। तो क्या आपको ये जनसंख्या समझ में आ गई है? तो इस अवस्था को अगर हम देखें तो पूरे विश्व के जितने भी देश से आज से 200 साल पहले पूरे विश्व के देश हमारा इसी प्रथम अवस्था के अंदर आते थे, इसी प्रथम अवस्था के अंदर आते थे। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो केवल बांग्लादेश के जो आदिवासी लोग हैं वही इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्रथम अवस्था, यहाँ डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं दोस्तों।
इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर है, यहाँ जन्म दर और आपका मृत्यु दर है, जन्म दर मृत्यु दर हमारा दर्शाया गया है और यहाँ हमारा समय को दर्शाया गया है। यहाँ दोस्तों हमारा समय अवधि को दर्शाया गया है। तो प्रथम अवस्था के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के आदिवासी ही केवल इस अवस्था में आते हैं और कोई देश नहीं आता, लेकिन आज से 200 साल पहले इसी प्रथम अवस्था के अंदर आते थे। आप देख भी सकते हैं कि सामान्य जनसंख्या वृद्धि है और उच्च ही मृत्यु दर है और उच्च ही जन्म दर है। आप यहाँ हमारा देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें दोस्तों, तो द्वितीय अवस्था है हमारी। इसके अंदर क्या होता है कि प्रारंभ में तो उच्च जन्म दर होता है, लेकिन बाद में वो जन्म दर धीरे धीरे घटती जाती है। यानी कि इस अवस्था के प्रारंभ में जो लोगों का जन्म लेने की क्षमता है उसमें हमारी वृद्धि होती है और धीरे धीरे वो जो वृद्धि दर है वो लगातार कम होती जाती है और वो हमारा जन्म दर घटती जाती है। और इसके अंदर निम्न मृत्यु दर होती है, यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार घटती जाती है। इसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण हमारा उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है? तो दोस्तों लोगों के अंदर शिक्षा है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, इसके साथ साथ महामारी, बीमारियों पर नियंत्रण और जीवन प्रत्याशा दर मध्यम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ शिक्षित हो जाते हैं और तकनीक का खोज कर लेते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं होती है हमारी, जिसके कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि होती है और मृत्यु दर में कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। अगर इस अवस्था की हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में पेरू, श्रीलंका, केन्या जैसे जो हमारे विकासशील देश हैं इसी अवस्था के अंदर आते हैं। सभी विकासशील देश लगभग इसी अवस्था के अंदर आते हैं, जहां हमारा आप मृत्यु दर और जन्म दर को देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मृत्यु जो जन्म दर है वो कैसे है और लगातार ये कम होती है और यहाँ हमारा मृत्यु दर लगातार घटती चली जाती है। तो यह आपको डायग्राम भी समझ में आ रहा है। तो ये हमारा दूसरी अवस्था है। चलिए दोस्तों तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। तो तीसरी अवस्था हमारी, इसमें निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर होती है। जी हाँ, इसके अंदर निम्न ही जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर, यानी कि जन्म लेने वाले की संख्या भी कम होती है और मरने वाले लोगों की भी संख्या कम होती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि जहां पर हमारा उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर अगर होगा तो ऐसी अवस्था में हमारा जो हमारे जो हमारा जनसंख्या वृद्धि है, जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र होगी या फिर अति तीव्र होगी और हमारे विकासशील देश इसके उदाहरण है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ तृतीय अवस्था के अंदर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। कारण क्या है दोस्तों? शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जागरूकता, गर्भ निरोधक उपाय, परिवार नियोजन और बीमारी और महामारियों पर नियंत्रण होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो सामान्य से ऋणात्मक होती है। जी हाँ, या तो जनसंख्या वृद्धि सामान्य होती है और या फिर किसी किसी देश में तो ऋणात्मक भी चली जाती है। इसके कारण मैंने बताया लोग बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं, लोगों के पास बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी आती है। लोग जागरूक होते हैं और गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जन्म दर में भी लगातार कमी आती है। लोग परिवार नियोजन की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। इसके साथ साथ बीमारियों पर भी नियंत्रण होता है, जिसके कारण ये अवस्था हमारी सफल है। और इस अवस्था के अंदर आज के जितने भी हमारे विकसित देश हैं सभी देश इसी के अंदर आते हैं, जैसे कनाडा, जापान या फिर हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य हमारा राष्ट्र अमेरिका, इसके अंदर ही आता है दोस्तों। तो ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किस प्रकार से जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम भी हमने दिखा रखा है, इसको भी आपको एग्जामिनेशन के नजरिए से देखना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम भी इसका बनाना है। दोस्तों आगे बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, और ये अंतिम पॉइंट है। तो कैसे जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं ये आपको लिखना है। ये आपको पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण क्या है। तो जब हम जनसंख्या में क्या करते हैं,
कमी करते हैं, यानी कि जनसंख्या जो वृद्धि है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय हैं जिसके आधार पे हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को जागरूक हमको बताना होगा कि लगातार अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी तो संसाधनों की कमी पड़ जाएगी। इसलिए लोगों को हमें समझाना होगा, जागरूकता फैलानी होगी और तब जाके जनसंख्या नियंत्रण होगा। इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं का हमको विकास करना होगा जिससे हम जन्म दर में कमी कर सकें और मृत्यु दर में भी हम कमी कर सकें, जिसके कारण हम क्या करेंगे, जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। गर्भ निरोधक उपाय, इसके लिए लोगों के मन में बहुत सारे भय होते हैं, है ना। महिलाएं पूरी तरीके से इसके बारे में सचेत नहीं होती हैं, जागरूक नहीं होती हैं, लोग जागरूक नहीं होते हैं, आज भी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते आ रहे हैं। इसीलिए हमको उनको समझाना होगा और उनको गर्भ निरोधक के उपाय बताने होंगे ताकि हमारी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके। और उनको ये भी बताना पड़ेगा, ये माइंडसेट करवाना पड़ेगा और ये उनको जागरूक करना ही पड़ेगा कि हमारी पृथ्वी पे भैया संसाधन सीमित है और गरीबी का बढ़ने का या बेरोजगारी का बढ़ने का ये एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि। इसीलिए हमको गर्भ निरोधक उपाय करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर लोगों में हम शिक्षा का विकास करते हैं तो उनकी मानसिकता में विकास होगा और उनकी मानसिकता में विकास होगा तो जनसंख्या को हम नियंत्रण करने वाले उपायों को उनको समझाने में आसानी होगी उनको समझाने में। इसके साथ साथ परिवार नियोजन की हम प्रक्रियाएं चला सकते हैं, परिवार नियोजन के हम कार्यक्रम चला सकते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे भारत के अंदर 2 बच्चे सबसे अच्छे, है ना, इस प्रकार के नारे दिए गए, हम 2 हमारे 2। इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कल्याण हमारी जो परिस्थितियां हैं या नीतियां हैं वो चलाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा कई सारी नीतियां बनाई जा सकती हैं। जैसे सरकार हमारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ला सकती है और 1 बच्चा या 2 बच्चा हमारा अलाउ कर सकती है, ताकि जैसे चीन में है, आपको मालूम है ना, 1 बच्चा, हालांकि अब उन्होंने वो खत्म कर दिया है, लेकिन जैसे उन्होंने अपनाया था वैसे ही हमारे भारत देश के अंदर हमारी सरकार को भी अपनाने की जरूरत है। और हमारी सरकार को क्यों, पूरे विश्व के अंदर यार ये नीति तो लानी चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जनसंख्या का नियंत्रण होगा। और रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं और परंपराएं हैं उनका खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी कई सारे लोग, खासकर गांव के अंदर अगर हम देखते हैं तो उनकी मानसिकता यही है कि 1 बच्चे अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे अच्छे होते हैं। उनको हमको समझाना पड़ेगा भैया, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और कई सारी नीतियां बतानी पड़ेंगी सरकार की, जिसके कारण हम जनसंख्या का नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस हैं। इसके साथ साथ हम जब वीडियो बनाएंगे आपके क्वेश्चन सीरीज की, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे 100%। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। दूसरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, जल्दी से यार वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। यार फैलाओ इसको जितना फैला सकते हो, तुम्हारा अपना चैनल है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।